आज हम सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इससे पहले हम रेसिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए थे। तो यानी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन बताए थे। तो उसमें प्रतिरोध जब सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम समूहन में आता था तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस आता है यानी प्रतिरोध जब समांतर क्रम समूहन में आता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 करके ये 1/R3 डॉट 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 इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये हमने आपको पहले भी कहा है और बता भी चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी इसको लिखेंगे सेल का श्रेणी क्रम समूहन। क्या होगा? श्रेणी क्रम समूहन। तो देखो ये श्रेणी क्रम समूहन क्या है। इसमें एक ही लाइन में ढेर सारे सेल को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो ये हो सकता है कि हम 3 रेसिस्टेंस लगाएं, हो सकता है इसमें और भी 3 सेल लगाए हैं, हो सकता है कि इसमें और भी सेल हो। तो हम डॉट डॉट करके एक आध और लगा लेते हैं। तो देखें एक चीज़ और बताए थे कि हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ न कुछ होता। मानते हैं ये एक सेल है, इस सेल का EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और इस सेल का EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R2 है। किसी तीसरे सेल का EMF E3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3। इसी तरीके से डॉट 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 ढेर सारा होगा। तो मान लो ये nवा रेसिस्टेंस हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये nवा रेसिस्टेंस nवा सेल हो। nवें सेल का EMF मान लेते हैं En है और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं Rn। तो देखो इसमें ढेर सारा सेल एक ही लाइन में लगा हुआ है, मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट। ये डॉट डॉट का मतलब ये पाथ इनकम्प्लीट नहीं है, ये सर्किट इनकम्प्लीट नहीं है। ये बस हम इतना शो किए हैं कि इसमें और भी सेल कनेक्ट किया हुआ और सारा क्लोज सर्किट। देखो हम मानते हैं कि ये एक इसी सर्किट में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये कैपिटल R हम दिखा रहे हैं। ये कोई भी लोड हो सकता है, फैन, टेलीविज़न या मान लो कोई बल्ब वगैरह, उसका रेसिस्टेंस मतलब ये लोड का रेसिस्टर बोलो, यानी तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है ये R है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सेल को कनेक्ट किया है। इससे जो करंट ड्रॉ हो रहा है हम मान लेते तो करंट कितना ड्रॉ हुआ I। अच्छा देखो हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, भले दिखाया हुआ नहीं है लेकिन बगल में लिख दिया गया, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हम सेल के को जब बता रहे थे सेल में बताए थे कि या तो यहाँ डायग्राम बना देगा रेसिस्टेंस का या बगल में लिख देगा। तो लिखा हुआ है इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम किरचॉफ्स के क्लोज लूप रूल से अगर हम लिखना चाहें इसके इक्वेशन को तो क्या लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ से भी क्लोज लूप में मूव कर सकते हैं या हम इधर से भी क्लोज लूप में मूव कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्लोज लूप में मूव करें तो हम इधर से मान लो या इधर से मूव कर रहे हैं या इधर से मूव करो, इधर से मूव करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये IR, और जैसे ही इसमें इन करेंगे तो देखो हर एक रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेसिस्टर के क्रॉस करंट और रेजिस्टेंस के, जैसे ये एक रेसिस्टर था, इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। उसी तरीके से यही करंट तो हर रेसिस्टर में प्रवेश करेगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। तो उसी तरीके से ये IRN अच्छा देखो प्लस में ही आएगा चूँकि करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं,
प्लस डॉट 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 प्लस आई, इसमें जाएंगे तो R3 प्लस आई R2 प्लस आई R1, ठीक। और तो चलो यहाँ से यहाँ तक सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख दिए। देखो करंट के डायरेक्शन में गए तो हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव साइन के साथ, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे थे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस प्लस करके चले आए। लेकिन देखो जैसे ही हम इन किए थे, सेल का जो ईएमएफ है ये EN है, लेकिन निगेटिव प्लेट से हर एक सेल में हम निगेटिव प्लेट से यानी निगेटिव टर्मिनल से इन कर रहे हैं, तो हर एक का ईएमएफ हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं -E1, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो -E1 -E2 -E3। अच्छा देखो हम थोड़ा सा इधर से इन कर रहे हैं तो कुछ लोग को लगेगा सर इधर से घुस रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि पहले इसी का ईएमएफ लिखते EN, उसके बाद जैसे आएगा तो डॉट डॉट डॉट, तो चलो EN प्लस डॉट 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 प्लस E3 प्लस इस पूरे का E2 प्लस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा देखो ये ब्रैकेट क्यों ले लिए, हालांकि ब्रैकेट नहीं भी लेंगे तो हर किसी के आगे माइनस का साइन होगा, हर किसी के आगे क्या होगा माइनस का साइन होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, U1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये क्लोज लूप रूल से हम लिखे हैं या किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ से लिखे हैं। देखें क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में हम गए थे तो रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर प्लस IRN प्लस डॉट 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 IR3 प्लस IR2 प्लस IR1, ये -EN डॉट 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 -E3। चूँकि हर किसी के निगेटिव टर्मिनल से इन कर रहे थे सेल में, तो हर किसी का ईएमएफ निगेटिव साइन के साथ लिया गया। देखो यहाँ हर सारा ईएमएफ निगेटिव है तो इक्वल को उस पार कर लो, हम ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो आई इसमें भी कॉमन आ सकता है, R प्लस RN डॉट 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 प्लस R3 प्लस R2, और ये क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, और जैसे इसको इक्वल को उस पार लिखेंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये प्लस डॉट 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 ये प्लस EN। तो देखो यहाँ करंट जैसे ही लेंगे करंट का वैल्यू तो ये रेजिस्टेंस वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN डिवाइडेड बाय ये R प्लस R1। देखो रीअरेंज करके लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। देखो ये करंट का वैल्यू इतना ही आएगा किरचॉफ्स के लॉ से। क्लोज लूप रूल में हम करंट और रेजिस्टेंस, क्लोज लूप रूल से हम लोग इसके इक्वेशन को लिखे, करंट के डायरेक्शन में गए तो रेजिस्टेंस के क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ, उसी तरीके से सब में करंट के डायरेक्शन में गए तो हर एक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन जैसे सेल में इन कर रहे थे तो हर एक का ईएमएफ जो है नेगेटिव साइन के साथ लिखे हैं, क्योंकि हर एक सेल में नेगेटिव प्लेट से ही हम इन कर रहे थे। तो इसमें ईएमएफ को एक साइड कर दिए तो आई कॉमन ले लिए, तो आई इक्वल टू ये ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो चलो ये E1 E2 E3 इस तरीके से आ गया। अगर इसी में कंडीशन लग जाए कि मान लें इफ सारे सेल का ईएमएफ इक्वल हो जाए, सारे सेल का ईएमएफ क्या आ जाए इक्वल हो जाए। देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, सारे सेल का ईएमएफ अगर इक्वल हो जाए, इसको E मान लें, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट, यानी हमने माना है कि सारे सेल का ईएमएफ किसके बराबर है E1 भी E है, E2 भी E है। उसी तरीके से जब ईएमएफ इक्वल हो सकता है तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाए, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 ये RN। ये सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R है, ये मान लेते हैं R। तो ये भी हम कंसीडर ही करते हैं। तो सारे सेल का ईएमएफ अगर E हो और सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R हो तो क्या होगा, तो I इक्वल टू, देखो 2 रहता तो E प्लस E2, 3 रहता तो E प्लस E3, 4 रहता तो 4E, ये ऐसा N सेल था, तो ये हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय ये R।
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर प्लस आर, 2 रहता 2R, 3 रहता 3R, 4 रहता 4R, ऐसा एन मतलब रेसिस्टर है, तो प्लस NR ये। तो चलो ये पैरेलल नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट का इक्वेशन लिखना हो तो I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। तो ये बड़ा काम का चीज़ है ये इक्वेशन। अगर जनरल सारे का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो I इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक भी सेल रॉन्ग तरीके से कनेक्ट नहीं है। रॉन्ग तरीके से कनेक्ट नहीं है इसका मतलब हर एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, और हर एक का नेगेटिव मतलब देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, मतलब रीअरेंज तरीके से, अरेंज तरीके से ये सेल लगा हुआ, एक भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन लगा हुआ नहीं है, मतलब रॉन्ग तरीके से एक भी सेल नहीं लगा हुआ, तो जा कर के करंट का वैल्यू इतना आएगा। कई बार इसमें गलत तरीक़ा से ये लगा लेता है सेल, जैसे मान लो यहाँ ये सेल इस तरीके से अगर उल्टा लगा दे तो इसमें करंट का वैल्यू तो चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज करेगा वो हम आगे जाके बताएंगे कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है। तो इसी में अगर पूछेगा कि बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट करना कब फ़ायदेमंद होता है, तो देखो I इक्वल टू ये कितना आया था NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। देखो जब कभी भी इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, देखो इसी में कंडीशन लगाते हैं, इफ़ R मच लेस देन कैपिटल R, यानी R काफ़ी कम हो किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तब I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। चूँकि ये R बहुत कम है, जिसकी वजह से कि इस R का वैल्यू लगभग इक्वल टू क्या हो गया 0, तो NE डिवाइडेड बाय क्या हो जाता R। तो ऐसे स्थिति में ये देखो कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ द सेल्स होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, उतना ज़्यादा करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब कभी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर मान लो कोई कहेगा कि नहीं सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडरेबल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही कम हो, तो देखो ऐसे स्थिति में क्या होगा, देखो R से अगर ज़्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब किसी कारणवश एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा कौन हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तब देखो क्या होगा, यही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो NE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा NR। यहाँ से N और N क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब I इक्वल क्या हो जाएगा E बाय R। मतलब तुम 50 सेल लगा दो, ये N क्या था, नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता था, इसमें तुम 50 सेल लगा दो, 25 सेल लगा दो, 75 सेल लगा दो, सब में एक ही सेल के बराबर करंट आना है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन में, मतलब इस स्थिति में जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ज़्यादा हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, चूँकि करंट का वैल्यू मल्टीप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जब कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अधिक है, तो ऐसे स्थिति में नंबर ऑफ द सेल्स जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा, जितना अधिक होगा नंबर ऑफ द सेल उतना अधिक करंट आएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम 50 सेल लगा दो तो भी उतने करंट, 25 सेल लगा दो तो भी उतने करंट। तो चलो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में किस तरीके से उसका करंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कब हम लोग कनेक्ट करना मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो उसके लिए भी हम पाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स में क्या होता है कि यहाँ भी इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो डॉट 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 करके, यस देखो जैसे मान लेते हैं ये एक सेल्स है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस E1 है और सॉरी EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये किसी दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस E2 हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो और EMF E2 हो। जैसे इसका EMF E3 मान लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 मान लेते हैं। जैसे मान लो उसमें N सेल माने थे, तो इसमें मानते हैं कि ये एमवा सेल होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एमवा सेल होगा, तो इसका EMF EM
और इंटरनल रेजिस्टेंस RM मान लेते हैं। ये मान लेते हैं mth रो, क्या रो है, mth रो है, उसमें सेल की संख्या n माना गया था, इसमें सेल की संख्या मान लेते फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह वगैरह करके ये mवां रो है, यानी mवां सेल होगा। देखो हम इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानेंगे कैसे, तो कुछ नहीं, सभी सेल का एक एंड एक पॉइंट पे और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट है, या ऐसे भी देखो सारे करंट मिल करके किसी या एक ही जगह से करंट भेजेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा, तो अब ये सब पैरेलल आएगा। तो चलो यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो हम लोग लगाते हैं इस सर्किट में, मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अच्छा देखेंगे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और हर एक रो में कुछ न कुछ करंट ड्रॉ होगा। तो ये मान लेते हैं कि इस रो में जो करंट आ रहा है I1, इस रो में जो करंट आ रहा है I2, इस रो में जो करंट आ रहा है I3, और इस रो में जो करंट आएगा ये मान लो कि IM मान लेते हैं, IM इधर से I1 I2 I3 IM डॉट डॉट करके है। तो ये सारा करंट यहाँ आएगा, तो ये I मतलब I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IM के इक्वल हो जाएगा। तो यही I करंट पुनः यहाँ आएगा, तो पुनः इसमें जब इन करेगा तो इसमें देखो जिस रो से जितना करंट आ रहा है बाद में उस रो से उतना करंट इन भी करेगा। जिससे इस सर्किट से I1 करंट आया था तो इधर जो जाएगा I1 करंट ही जाएगा, पुनः इसमें जो जाएगा I2 करंट ही जाएगा, और इसमें जो जाएगा IM ही जाएगा। ठीक, इसमें पूछेगा तो इससे I3 आया था तो इसमें I3 ही जाएगा। तो सबसे बड़ी बात याद रखेंगे कि जिस सेल से जितना करंट ड्रॉ हुआ है उस सेल में उतना करंट इन भी करेगा। भले यहाँ सब मिल के आएगा, लेकिन यहाँ से जब फिर से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा तो इस सेल से जितना करंट ड्रॉ किया गया था पुनः उतना ही करंट उसमें इन करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, बाद में न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आता है ये कॉन्सेप्ट। जिस सेल से जितना करंट ड्रॉ हुआ उतना करंट उसमें इन भी करेगा। अच्छा देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो हम एक एक करके सारे रो के लिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो सब के लिए हम एक क्लोज लूप में इक्वेशन लिखना चाहते हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा लूप का नाम हम नहीं दे रहे हैं, हम केवल इंडिकेट कर देंगे किस लूप के लिए हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं। तो इन क्लोज लूप या फ्रॉम क्लोज लूप रूल हम डायरेक्ट लिखते हैं, फ्रॉम क्लोज लूप रूल। डायरेक्ट क्लोज लूप रूल से हम आ रहे हैं। तो ये देखो हम इस रो के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं। क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। चलो सबसे पहले यहीं चलते हैं। तो करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो IR। पुनः जैसे इसमें इन किए तो इसमें करंट गया I1, यहाँ I1 R1, I1 R1, और इस सेल में जैसे इन करेंगे तो माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो फिर से करंट के डायरेक्शन में गए तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जैसे इन किए तो नेगेटिव सेल से हम लोग इन कर रहे थे तो इसके EMF को नेगेटिव साइन के साथ लिखे हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, चूँकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जहाँ से चले थे पुनः वहीं आ जाएंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहाँ से हम I1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, चूँकि यही काम आएगा। तो I1 R1 इज इक्वल टू, इसको उस पार भेजो तो E1 माइनस IR। तो हमको सिर्फ I1 चाहिए, तो E1 माइनस IR डिवाइडेड बाय क्या हुआ R1। इसको डब्बा बंद कर लो या इक्वेशन 1 मान लो। फिर से हम इस लूप के लिए एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ये लूप सब में कॉमन है और ये पार्ट सब में कॉमन है। ये अब सेकेंड वाली रो के लिए हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो अगेन अगर मान लो इस लूप का कुछ नाम दे दे तो लिख सकते हैं कि ये लूप में। तो चलो इधर से हम चलते हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो कितना होता है IR, और जैसे इस ब्रांच में हम घुसेंगे तो इसमें करंट I2 जाएगा। तो इसमें करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो प्लस I2 R2, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इन करेंगे तो -E2 इज इक्वल टू 0। चूँकि जहाँ से चले थे पुनः वहीं आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। ये I2 R2 इक्वल टू ये E2 माइनस, देखो
E2 को उस पार भेजेंगे तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और ये माइनस में आ जाएगा। तो R2 सॉरी I2 इक्वल टू अगर लिखें तो I2 इज इक्वल टू ये E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये R2। ये करंट ड्रॉन बाय द सेकेंड सेल या सेकेंड रो इतना। सिमिलरली अगर लिखना चाहे सिमिलरली तो देखो I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E3 माइनस IR डिवाइडेड बाय R3। इस लूप में लिखना चाहे जैसे हम हर इक्वेशन में लिखते आएंगे तो इसी तरीके से आएगा, डॉट 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 करके IM अगर हम लिखें तो IM इक्वल टू कितना, EM माइनस IR डिवाइडेड बाय RM। देखो यहाँ E1 था तो सब में सेम जैसा इक्वेशन आ जाएगा। I3 निकाले थे E3 माइनस IR डिवाइडेड बाय R3, नहीं है तो इस पूरे क्लोज लूप में इक्वेशन लिख करके एक बार चेक कर लेंगे हम लोग इसे। तो अब इसी को देखो, इसमें इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, और इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन M तो एडिंग ऑल अबव इक्वेशन, या डायरेक्ट हम लिखते हैं एट जंक्शंस। किसी जंक्शन की अगर बात करोगे तो I इक्वल टू, इस जंक्शन की अगर बात करोगे तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 करके ये IM। देखो यहाँ से I का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो I तो I ही रह जाएगा। I1 का वैल्यू कितना, तो इक्वेशन 1 से लिखेंगे E1 माइनस IR डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये E1 था, उसी तरीके से इसमें E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय R2 प्लस E3 माइनस IR डिवाइडेड बाय R3 प्लस डॉट 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 करके ये EM माइनस IR डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RM। ये I इक्वल टू आया। अब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, जितना आने का होगा आएगा। इस तरफ को अगर हम मिटाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को भी हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, कि ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सारे करंट वाले पार्ट को एक साथ लिख देंगे और सारे EMF वाले पार्ट को हम एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखो सारे EMF वाले को अगर एक साथ करेंगे तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस EM बाय RM। ये कुछ इस तरीके से आएगा, I इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस डॉट 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 ये EM बाय RM। ठीक, अब देखो माइनस IR बाय R1 माइनस IR बाय R2 माइनस IR बाय R3, मतलब माइनस IR हर जगह है। तो माइनस IR ये कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 करके ये 1 बाय RM माइनस IR बाय IR इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट करके क्या आ गया, 1 बाय RM। अच्छा यहाँ भी यहाँ भी I है और यहाँ भी I है। हमको अगर करंट का वैल्यू निकालना हो तो पुनः इसको इस पार लाना पड़ेगा, I अब प्लस IR। देखो इधर नेगेटिव में है तो इस पूरे टर्म को इस साइड लाएंगे तो प्लस IR, और ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 करके 1 बाय RM, और ये कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू E1 बाय R1 E2 बाय R2 प्लस डॉट डॉट ये EM बाय RM। तो देखो यहाँ से I अगर कॉमन ले लें हम तो सीधा ये 1 प्लस R, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा प्लस डॉट डॉट करके 1 बाय RM। देखो कुछ नहीं, I प्लस IR था तो इसमें I कॉमन ले लिए तो 1 प्लस R। देखो 1 गुना I तो I इंटू R तो ये IR, और ये E1 बाय R1 इसको हम मिटा ही लें, ये RM था, E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 करके ये EM बाय RM, ये ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ से जैसे I कॉमन ले लेंगे तो ये E1 बाय R1
प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 करके EM बाय RM डिवाइडेड बाय, इस पूरे मल्टीप्लाई को इधर डिवाइड में लिखेंगे तो 1 प्लस ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट करके ये 1 बाय RM। तो ये I का जनरल इक्वेशन आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इसमें भी अगर वही कंडीशन लगा दें कि सारे का EMF अगर इक्वल हो, इफ़ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, सारे का EMF EM ये सब बराबर है और सबको हम मान लेते हैं कि E के बराबर है। तो सारे EMF को हमने क्या मान लिया, E। तो इसी तरीके से सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बराबर बराबर मान सकते हैं। तो ये Rn, सारे सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, R ही अगर मान लिया जाए तो क्या होगा, देखो तो I इक्वल टू आएगा, देखो E बाय R प्लस E बाय R, तो 2E बाय R, ऐसा ऐसा 3 टर्म था तो 3E बाय R, ऐसा ऐसा M टर्म है तो कितना हो जाएगा ME बाय R। देखो E बाय R प्लस E बाय R 2 बार है तो 2E बाय R, अगर 3 बार ऐसा रहता तो E बाय R प्लस E बाय R प्लस E बाय R तो 3E बाय R, ऐसा ऐसा M बार है तो मतलब mth मर्तबा ये रिपीट हो रहा है तो ME डिवाइडेड बाय R। ये 1 प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R 2 बार रहता तो 2 बाय R, 3 बार रहता 3 बाय R, ये M बार है तो ये भी हो जाएगा M बाय R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये I इक्वल टू आएगा, I इक्वल टू ये ME डिवाइडेड बाय R और ये डिवाइडेड बाय, ये जैसे ही R हम LCM लेंगे नीचे तो ये R आएगा तो ये R प्लस, अच्छा देखेंगे इसके आगे ये कैपिटल R एक मिस हुआ था तो ये 1 प्लस R ऐसे आएगा, तो ये 1 प्लस R, तो ये तो अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा R अब प्लस MR। तो ये देखो ये स्मॉल r और स्मॉल r डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, ये ME डिवाइडेड बाय बचेगा R अब प्लस MR, R प्लस MR। ये जनरल इक्वेशन ऑफ I आया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जबकि सारे सेल का EMF क्या हो, इक्वल हो और सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो। अब कहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब लगाना फ़ायदेमंद है मेरे लिए, तो देखो इसमें कंडीशन लगाओ, चेक कर लोगे कि कब फ़ायदेमंद है। तो केस 1 में करते हैं, इफ़ मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब देखो क्या होगा, तो I इक्वल टू ME, अच्छा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ME डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R, ये I इक्वल टू सिंपल ME बाय R बच जाएगा। देख लो मतलब जितना नंबर ऑफ द सेल्स ज़्यादा होगा, यानी जितना नंबर ऑफ द सेल्स होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा। लेकिन अगर इसी में ये R कम हो जाए, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना तभी फ़ायदेमंद है जबकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, अधिक हो। अगर इसी में ऐसा कंडीशन हो जाए केस 2 में कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही अधिक हो जाए, तब देखो क्या होगा, तो I इक्वल टू बचेगा ME डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, ये ME डिवाइडेड बाय R ज़्यादा है, तो R ज़्यादा है देखो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख लें तो ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम पड़ रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम पड़ रहा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या अधिक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अधिक है, तो ये ME डिवाइडेड बाय क्या बचेगा MR, यानी M से M क्या हो जाएगा कैंसिल, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो ये E डिवाइडेड बाय क्या बचेगा R। E डिवाइडेड R का मतलब कि नंबर ऑफ़ द रो जितना भी ज़्यादा हो
ये नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही सेल के बराबर आपको करंट मिलेगा, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अधिक हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तभी लगाएंगे जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अधिक हो, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन कब लगाते, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम था, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद था। चलो, ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स। इसी में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स भी आ सकता है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में करंट का क्या वैल्यू वगैरह होगा। हालांकि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हो सकता है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन में करंट किस तरीके से चेंज करेगा या करंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो इस तरीके का भी एक आध सवाल आता है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए हम बात करते हैं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस तरीके का कैलकुलेशन करेंगे। हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल को भी देख भी लेते हैं। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल देखेंगे क्या करते हैं। मान लो कि ये एक रो है, इस रो में ढेर सारा सेल लगा हुआ है, तो इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ न कुछ रहा होगा और इसका अपना ईएमएफ भी रहा होगा। इसी तरीके से ये एक दूसरा रो है जिसमें इसमें भी ढेर सारा सेल कनेक्ट किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये डॉट डॉट करके देखो, एक रो में जो सेल लगा है, इस सेल का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कंसीडर करते हैं, ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, उसी तरीके से ये E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3, और ये EN ईएमएफ EN और इंटरनल रेजिस्टेंस RN हमने कंसीडर किया। सेम उसी तरीके से इस रो में भी एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 डॉट डॉट करके, और इस सेल का जो ईएमएफ है EN और इंटरनल रेजिस्टेंस RN। तो देखेंगे हर एक रो में n सेल लगा हुआ, 1 2 3 डॉट 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 n तक है। इस रो में भी n सेल लगा हुआ और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस E1 E2 E3 डॉट डॉट EN माने हैं। उसी तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड रो की संख्या भी होगी, डॉट डॉट करके हम मानते हैं कि ये एमवा रो, इस रो का नाम हम मान लेते हैं mth रो है। ये जैसे एक रो में n सेल है, एक रो में कितने सेल है, n सेल है, और ये रो की फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो ये केम्मा रो है, तो mth रो हम मानते हैं कि ये mth रो है। इस रो में भी सेम इसी तरीके से सेल कनेक्ट किया हुआ है और इस सेल का भी ईएमएफ मान लेते हैं E1, R1, E2, R2, ये E3, R3 वगैरह ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये भी EN, RN दिया हुआ। देखो इसके लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रहे हैं। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मतलब सीरीज में भी है कुछ और कुछ पैरेलल में भी है। तो ये एक रो में मतलब n सेल लगा हुआ और ऐसा रो की संख्या कितना, तो m रो, मतलब यहाँ एक रो में सेल की संख्या n है, ऐसा m रो है, तो कुल नंबर ऑफ सेल्स n है, जिसमें कि एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स है और ऐसे रो की संख्या m है, तो m इंटू n टोटल नंबर ऑफ द सेल कितना हो गया n। देखो इसमें इसके लिए हर एक क्लोज लूप के लिए इक्वेशन लिखना, फिर इस लूप के लिए इक्वेशन लिखना, फिर इस लूप के लिए इक्वेशन लिखना और सारे लूप के करंट को ऐड करके फिर से करंट का वैल्यू निकालना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि बराबर इक्वेशन आएगा फिर सबको अरेंज करना। तो इसमें हम कंडीशन डायरेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस का सवाल जल्दी पूछेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि सारे सेल का ईएमएफ अगर इक्वल मान लिया जाए तो क्या होगा। देखो सारे सेल का ईएमएफ क्या मान लिया गया, इक्वल, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डॉट 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 करके ये RN, ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो एक केवल दो ही अगर सेल होता तो E प्लस E तो 2E, ऐसा 3 सेल रहता तो E प्लस E तो 3, ऐसा n सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो NE। देखो
ई प्लस ई, तो 3 रहता 3, 4 रहता 4 ई, 5 रहता 5 ई, ऐसा ऐसा n सेल है तो n ई। और रेसिस्टेंस भी सारे सीरीज में आएगा तो r प्लस r 2r, 3 रहेगा 3r, 4 रहेगा 4r, ऐसा ऐसा n रेसिस्टर आएगा तो nr। यानी हर एक रो का ईएमएफ अगर देखेंगे तो एन ई कॉमा इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। उसी तरीके से दूसरे रो में भी अगर हम देखेंगे तो इसका ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर डॉट डॉट कर देते हैं। ये यहाँ भी इसका ईएमएफ कितना एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ये इस तरीके से आएगा। और सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किया गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो देखो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये कितना है mth रो है। तो ऐसा ऐसा रो की संख्या तो m है। देखो हर एक सेल का ईएमएफ इक्वल हो गया था तो ई प्लस एन ई और रेसिस्टेंस भी एन आर, तो एन ई एन आर एन ई एन आर करते चले गए। अब देखो हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर हम देखे थे करंट का वैल्यू कितना आया था तो I इक्वल टू आया था एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एम आर। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स में करंट का वैल्यू इतना ही आया था, लेकिन वहाँ अंतर क्या था गौर करेंगे हम बगल में। तो हर एक सेल का ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। हर एक सेल का ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। गौर करेंगे वहाँ हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ई था, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस आर था और ईएमएफ ई था। तो और ये ऐसा एम रो था, तो ये ई कोमा आर, ये मान लो mth रो था, ये mth रो था। तो इस तरीके का अगर कंडीशन लगाए थे तो ये एम ई जितना नंबर ऑफ रो था तो एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एम आर आया था। अब देखो वहाँ हर एक सेल का ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। सेम वही चीज़ है, केवल ईएमएफ जहाँ ई था उसके जगह यहाँ एन ई आया है। तो ई जहाँ था उसके जगह क्या आ गया एन ई। तो मतलब ई के जगह हम लोग अगर एन ई रखें और यहाँ भी आर के जगह क्या रखेंगे, देखो यहाँ आर के जगह क्या एन आर, तो आर के जगह एन आर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आई इक्वल टू एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस में, इसी मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस में अगर करंट का वैल्यू पूछेगा तो यही होगा, क्योंकि हम पहले बता दिए थे। तो ये एम ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर था। तो ईएमएफ एन टाइम्स है, तो ईएमएफ को भी ई के जगह एन ई लिखे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एन टाइम्स है तो आर के जगह एन आर लिखा गया। तो ये टोटल एन आर। पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम करंट ड्रॉ कब होगा, तो याद रखेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। देखेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जब बराबर होगा तब जाके क्या होगा करंट मैक्सिमम ड्रॉ होगा, यानी इस समय मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है। आज भर हम इतने छोड़ते हैं, चूँकि ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। अच्छा वीडियो लंबा हो गया तो ज़रूर, लेकिन इसमें एक हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन का बता ही देते हैं, नहीं तो फिर से हमको अलग से बताना पड़ेगा ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है। अगर मान लो कहीं सीरीज में कोई सेल कनेक्ट किया है, भूल चूक से अगर मान लो एक आध सेल भी उल्टा पुल्टा लग गया तो स्थिति क्या बनेगी। जैसे मान लेते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हम अलग से टॉपिक लिख लेते हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी सेल को जब हम गलत तरीके से ऐड कर देते हैं तो करंट पे क्या असर पड़ेगा या करंट कैसे निकालेंगे। तब मानते हैं ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, डॉट डॉट करके इसी तरीके से लगाएं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कुछ यूँ, ठीक। इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है।
इस सेल का भी ईएमएफ मान लेते हैं E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस सेल का भी ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो हो सकता है ऐसा N सेल हो और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट मान लो आ ही जाएगा। अभी एक भी सेल गलत तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है। ये I इक्वल टू कितना आएगा, मान लो एक सेल, दो सेल, ऐसे सेल की संख्या N है, तो N डिवाइडेड बाय R प्लस NR आएगा। चूँकि देखो सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा और सारे ईएमएफ भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो N डिवाइडेड बाय R प्लस R। लेकिन अगर भूल चूक से एक भी सेल उल्टा लगा दिया गया, तब देखो क्या होगा। तब ये होगा कि I इक्वल टू, ये एक सेल उल्टा लगाने का मतलब कि एक सेल को क्या करेगा, ये बर्बाद कर देगा। एक सेल उल्टा लगने का मतलब कि एक और सेल को बर्बाद कर देगा। तब यहाँ हमको लिखना पड़ेगा N माइनस 2x इंटू E डिवाइडेड बाय R प्लस NR। अब देखो 2x क्या, जैसे मान लो x सेल ऐसा है जो गलत लग गया, तो 2x, या सीधा एक ही सेल यहाँ गलत लगा तो N माइनस 2। चूँकि एक सेल तो बर्बाद कर ही दिया, बाद बाकी सेल जो मतलब दो सेल बर्बाद हो गया, बाद बाकी जो सेल है दो सेल कम, उतना ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा, चाहे सेल को तुम सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में जोड़ो। देखो यहाँ भी R प्लस R प्लस R प्लस NR हो ही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से करंट आएगा अगर एक सेल गलत तरीक़ा से लग गया तब। अगर मान लो इसमें बहुत सारे सेल गलत तरीके से लग गए, जैसे मान लेते हैं टोटल N सेल था लेकिन गलत तरीक़ा से X सेल लग गया होगा, डॉट 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 करके फिर से सही तरीक़ा से लगा लो। देखो हम मानते हैं टोटल सेल की संख्या कितनी थी, टोटल सेल की संख्या मान लेते हैं N है, E कोमा R और ये यहाँ भी E कोमा R। इससे जो करंट आएगा देखेंगे, अगर सब सही कॉम्बिनेशन लगा रहता तो कितना होता, तो N डिवाइडेड बाय R प्लस NR। लेकिन सब सही तरीके से नहीं है। जैसे मान लो X सेल्स है जो गलत तरीक़ा से लग गया, कितने सेल, X सेल, तो X सेल गलत तरीके से, जैसे वहाँ एक सेल गलत तरीक़ा से लगा था तो एक और एक्स्ट्रा सेल गया था, मतलब दो सेल का कहानी ख़त्म। यहाँ अगर X सेल रोंग लगा तो N माइनस X सेल अगर रोंग तरीके से लग गया तो N माइनस 2x कर लो इंटू E, ये डिवाइडेड बाय R प्लस कितना हो जाएगा NR। चूँकि एक सेल जैसे देखो एक सेल अगर गलत तरीक़ा से लग गया तो इस सेल का एनर्जी बर्बाद करेगा, और ये भी अगर गलत तरीक़ा से लगेगा तो एक सेल और एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। मतलब दो सेल अगर गलत तरीक़ा से लग गया तो टोटल 4 सेल बर्बाद जाएगा, बाद बाकी सारे सेल का करंट आएगा। जैसे वहाँ एक सेल अगर उल्टा लगा था तो एक सेल और को बर्बाद कर दिया था, तो मतलब टोटल 2 सेल बर्बाद हो गया था, और उसके बाद का जो सेल्स है वो पूरा करंट देगा। इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है, चाहे गलत तरीक़ा से सेल लगा दो या सही तरीके से लगा दो। तो इस तरीके से रॉन्ग कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग करंट का वैल्यूएशन करते हैं। तो आज भर इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।